तो अवश्य को नमस्ते प्रणाम। मैं आपको अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको एक अपडेट दे देता हूं। आपको याद होगा कल मैंने नागपुर दंगे की कहानी सुनाई थी, उसमें कैसे पहले कुरान को लेकर अफवाह उड़ाई गई, फिर कुछ लोगों का मानना था कि जिस चादर पर रख के औरंगजेब की टेम्प्रोरी कब्र बना के जलाई गई उस चादर पर कलमा लिखा था, उस वजह से फिर भीड़ बढ़ी। उसके बाद फिर न जाने कहाँ से बाहरी लोग आने के बाद फिर उन्होंने तोड़फोड़ शुरू की। उसके बाद पुलिस का जो आरोप है कि महिला पुलिसकर्मियों के साथ बदतमीजी हुई, एक डीएसपी को कुल्हाड़ी से काटा गया, उसके हाथ में और शरीर के बाकी हिस्सों में चोट आई, उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। गाड़ियों में कैसी तोड़फोड़ हुई थी उसका वीडियो भी मैंने आपको दिखाया था, तमाम और चीज़ें भी बताई थी। अब पुलिस का कहना है कि उसने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और ये आरोपी कोई मामूली आदमी नहीं है। इस आदमी ने नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा है, बाकायदा एक पार्टी से इसका संबंध है और पार्टी का नाम है एमडीपी यानी माइनॉरिटी डेवलपमेंट पार्टी, और इस शख्स का नाम है फ़हीम समीम खान। आरोप है कि इसी ने लोगों को उकसाया, लोगों को भड़काया और कहा कि तुम्हारे धर्म का अपमान हो रहा और जाओ और अपने धर्म की हिफाजत कर लो। इसी के फॉलोअर्स फिर नाराज होते हैं, आवेश में आते और आवेश में आने के बाद ये तमाम चीज़ें हुई, फिर बाहरी भीड़ आई और ये दंगा हुआ। पुलिस की ये थ्योरी है, गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ जारी है। अब इस जांच पड़ताल से कितने लोग खुश होंगे, कितने लोगों के अंदर संतोष आएगा, या फिर कुछ और राजनीतिक पार्टियां इसमें कुछ और रंग डालने की कोशिश करेंगी, एक चर्चा का विषय ही है। क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि मामला कितना भी सेंसिटिव हो, राजनीतिक पार्टियों को बस राजनीति से मतलब है। उनको 4 साल 3 साल 2 साल बाद आने वाला चुनाव दिखता है कि उसमें हम इस चीज़ का कैसा फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि भाई चाहे हिंदू खतरे में आए, चाहे मुसलमान खतरे में आए, चाहे इंसान खतरे में आए, पार्टियों के लोग कभी खतरे में नहीं आते। सभी लोग सुरक्षित रहते हैं, उनको सरकार ने सुरक्षा दी है, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, तो उनके लिए तो चीज़ें आसान हैं। लेकिन एक शख्स को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ जारी है। जैसा कुछ होता है और कैसी प्लानिंग थी, अगर कुछ क्लियर होता है तो आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन आज आपको भारत के बाहर की खबर बताता हूँ। खबर मिडिल ईस्ट की है। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको सीरिया की कहानी बताई थी, जहाँ पे सिया सुन्नी जंग के नाम पे हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। पहले वहाँ सियाओं की सरकार थी यानी असद की, फिर सुन्नी की सरकार आई अल-जुलानी की एसटीएस। उसके बाद ये दोनों लोग धर्म के नाम पे और मजहब के अलग अलग तबकों के नाम पे भिड़ गए और उसके बाद 1000 लोगों को मार दिया गया एक दिन के अंदर। और अभी भी ये जंग जारी है और अभी तक मरने वालों की अगर तादाद बताएं तो 1500 पार जा चुकी है। ये खबर मैंने बताई, उसके बाद भारत की कहानियों में बिजी हो गया। लेकिन फिर खबर निकल के सामने आई कि इससे भी बड़ा हमला इजराइल ने कर दिया गजा के ऊपर। अब एक बार जब ये खबर निकल के सामने आई, कोई ताजुब तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी सी हैरानी हुई। ताजुब इसलिए नहीं हुआ चूंकि इजराइल का मिजाज हम सबको पता है कि इजराइल ऐसे कामों के लिए जाना ही जाता है। इजराइल के एजेंडे में शामिल है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, और जब जहाँ जितना मौका मिले उतना अटैक करके कब्जा कर लो। ये इजराइल का इतिहास रहा है। लेकिन हैरानी इसलिए हुई चूंकि इस बार सीज फायर को लेकर अमेरिका खुद परेशान था। अमेरिका के जो इब्नाय यानी कि राजदूत हैं, लगातार हर एक मीटिंग अटेंड कर रहे थे, मिडिल ईस्ट में हर जगह शांति की बात कर रहे थे। इजराइल को प्रेशराइज किया जा रहा था। हमास से डायरेक्ट अमेरिका ने बात की थी कि भाई सीज फायर करो, आपस में मत लड़ो, बंधकों को आज़ाद करो। लेकिन इसके बाद इजराइल अगर अटैक करता है तो क्या अमेरिका इस पर नाराज़ होगा? अमेरिका की बात कटी है तो क्या अमेरिका इस पर कोई रिएक्शन देगा, या फिर तमाम चीज़ें महज ढाक के 3 पात है? इसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जान लेते हैं कि आखिर ये लड़ाई है क्या। दरअसल ये जो पूरी लड़ाई है, ये लड़ाई है ज़मीन को लेके। हजारों साल पहले उस ज़मीन के हिस्से पे यहूदी रहा करते थे। अलग अलग फिर राजाओं का आक्रमण हुआ। इस आक्रमण का खामियाजा ये हुआ कि इनको अलग अलग जगहों पे भागना पड़ा। भागने के बाद फिर यहाँ पे अरबों का शासन हुआ, फिर वहाँ पे कई सारे मुस्लिम लोग आए, उन्होंने राज करना शुरू किया। अब सैकड़ों सालों तक वहाँ अरबों का शासन रहा तो ज़्यादातर लोग वहाँ पे मुसलमान हो गए, या फिर मुसलमानों का ही वंश आगे बढ़ा। अब अलग अलग टाइम पे
भले ही यहूदी अलग अलग जगहों पे रह रहे थे, कुछ भारत में रह रहे थे, कुछ जर्मनी में रह रहे थे, कुछ जापान में रह रहे थे, कुछ अमेरिका में रह रहे थे, लेकिन इन सबके जहन में एक बात हमेशा डाली गई इनके पूर्वजों द्वारा, इनके बच्चों में, कि एक चीज़ जान लेना, तुम दुनिया के किसी भी हिस्से में रहो, लेकिन जो तुम्हारा देश है वो इजराइल ही है और अंत में तुमको यहीं जाना है। तो धीरे धीरे जब चीज़ें आगे बढ़ी, इधर अंग्रेज जो थे वो हिटलर के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, तब अंग्रेजों की मदद करने के लिए यहूदी आगे आए। उन्होंने कहा कि हम मदद करेंगे आपकी। मदद की। किस्मत से अंग्रेज ये लड़ाई जीत गए, हिटलर हार गया। इनाम मिलना था यहूदियों को, तो फिर इनाम में क्या मिला कि आओ तुम अपने देश में रहो। उसके बाद पूरी दुनिया में जितने यहूदी थे वो फिलिस्तीन पहुंच जाते हैं और वहीं पे रहने लगते हैं। धीरे धीरे फिलिस्तीन भी आज़ाद होता साल 1947 में, और जाते जाते जैसे भारत और पाकिस्तान बटा, सेम इजराइल के दो टुकड़े कर दिए, या फिर कहें तो फिलिस्तीन के दो टुकड़े कर दिए। एक हिस्सा फिलिस्तीन हो गया और दूसरा इजराइल हो गया। अब इन तमाम चीज़ों का विरोध भारत भी उस टाइम कर रहा था। भारत का कहना था कि फिलिस्तीन को इस तरह से तोड़ना सही नहीं है। वो बात अलग की है कि उसी सेम टाइम पे भारत ने खुद अपने दो टुकड़े करवाए थे। तो भारत के पॉलिटिशियन भी कितने महान थे कि अपनी चीज़ें संभलती नहीं और दुनिया में हम शांति लाने की बात कर रहे थे। हम न जाने कितने शांति के भूखे थे। खैर, ये तमाम चीज़ें चल रही थी। इसी दौरान फिर अगले ही दिन जैसे इजराइल बना, अरब देशों ने अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद इजराइल पहले दिन इतना मजबूत था कि इजराइल जीत गया। उसने फिलिस्तीन का कुछ हिस्सा और कब्जा कर लिया। फिर अलग अलग सालों में अटैक होता रहा। फिर अलग अलग सालों में इजराइल ही जंग जीतता रहा, और जितनी बार इजराइल जीतता उतनी बार और हिस्से कब्जा करता। कुछ गाजा का हिस्सा कब्जा किया, फिर उसने वेस्ट बैंक कब्जा किया, फिर अलग अलग हिस्से और कब्जा किए, सीरिया कब्जा किया, जॉर्डन का कुछ हिस्सा कब्जा किया। ये चीज़ें चलती रही। जब लगातार इजराइल हावी होता चला गया तो फिर बीच में यूएन कूदा। कूदने के बाद फिर उसने 2 स्टेट पॉलिसी मानी और कहा कि अभी के लिए एक टेम्पोररी बॉर्डर बना देते हैं, जैसे हमारे यहाँ LOC है, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। तो सेम वहाँ पे एक बफर जोन बनाया गया और कहा गया कि इधर का हिस्सा फिलिस्तीनियों का, इधर का इजराइल का है, और आपस में मत लड़ो। ये चीज़ें लगातार चलती रही, लेकिन फिलिस्तीन में भी अब इसी बात को लेकर अलग अलग ग्रुप बने, और जो ग्रुप ये बात करता कि हम फिलिस्तीन की सारी ज़मीन इजराइलियों से ले लेंगे, वो ग्रुप बड़े तेज़ी के साथ फिलिस्तीन के अंदर आगे बढ़ता। जो बातचीत की बात करता उसको पीछे छोड़ दिया जाता। ये चीज़ें लगातार चलती रही, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। लेकिन लास्ट में 2 ग्रुप सबसे ज़्यादा आगे आए। पहला था हमास और दूसरा था PIJ, यानी फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद। ये दोनों ग्रुप आगे आते और इन दोनों ग्रुपों का एजेंडा था कि बातचीत से कुछ खास फ़ायदा होगा नहीं, अटैक करते हैं। तो इन्होंने फिर अटैक का प्लान बनाया। अलग अलग टाइम में इन्होंने अटैक किया, बदले में इजराइल ने भी रिएक्ट किया। कभी इजराइल भी अटैक कर देता। ये चीज़ें चलती रही। यानी इस पूरी लड़ाई में आप ये नहीं कह सकते कि ये गलत है ये सही, या फिर ये सही ये गलत। दोनों ही अपने अपने साइड से हीरो हैं और अपने अपने साइड से विलन। बहरहाल तमाम चीज़ें चलती रही, लेकिन ज़्यादा मार कटार या फिर ऐसी कोई झड़प पिछले 10-20 सालों में नहीं थी। एक बार 2007 में हुआ था, उसके बाद फिर लगभग अमनो चैन था। लेकिन न जाने क्यों हमास, जो कि फिलिस्तीन का एक ग्रुप है, उसके दिमाग में न जाने क्या आया, क्या हुआ कि 7 अक्टूबर साल 2023 को हमास ने अटैक कर दिया सैकड़ों मिसाइलों से। अब यह अटैक इतना तेज था कि इजराइल बच नहीं पाया। सैकड़ों लोग इजराइल के मारे गए। 1200 से 1300 लोग ऐसे थे जो घायल हुए, और 60 से 70 लोग ऐसे थे जिनको हमास ने अपने कब्जे में ले लिया। अच्छा, यहाँ पे भी अलग अलग कहानी है। कई ऐसे इंटेलिजेंट लोग हैं जो मोसाद की कहानियाँ सुनते हैं, उनके दिमाग में एक चीज़ आती है कि भाई मोसाद अगर इतना तेज है कि दूसरे देश में उड़ने वाली पंछी का भी पर गिन लेता है, तो उसको कैसे पता नहीं चला कि हमारे ऊपर अटैक होना है। खैर, वजह चाहे जो भी हो, चाहे इजराइल ने ही खुद ही अटैक अपने ऊपर करवाया हो। उसके बाद फिर इजराइल ने हमला करना शुरू किया, और 1.5 सालों तक लगातार इजराइल हमले करता रहा। बीच में ईरान ने भी एक बार एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन उसके बाद इजराइल ने भी एयर स्ट्राइक की ईरान के ऊपर। इधर हिजबुल्लाह ने भी अटैक किया, लेकिन इजराइल ने हिजबुल्लाह के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को मार दिया। इधर सीरिया ने अटैक करने की कोशिश की तो सीरिया में तख्ता पलट ही हो गया। यमन है जो लगातार अटैक कर रहा, लेकिन उसके ऊपर भी 2 दिन पहले अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दी। तो लगातार अलग अलग दुश्मनों से इजराइल लड़ता रहा। 1.5 सालों तक ये जंग चली, और इस 1.5 साल का अगर आपको रिकॉर्ड बताएं
तो लगभग 65,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गजा पूरी तरह तबाह हो गया। लगभग 45 किलोमीटर लंबी जो पट्टी है पूरी तरह बर्बाद हो गई। एक भी मकान नहीं है, बिजली का कोई सोर्स नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। यानी गजा के लोगों को कंप्लीटली बर्बाद कर दिया इजराइल ने। और इजराइल से अगर आप इसके बारे में पूछेंगे कि तुमने क्यों किया, इजराइल का कहना है कि भाई शुरू हमने नहीं किया, लेकिन ख़त्म हम अपने तरीके से ही करेंगे। और आप इस बात से किसी को विलन नहीं बना सकते कि भाई उसने मुझे 1 थप्पड़ मारा और मैंने उसको 4 क्यों मारा। ये इजराइल का पक्ष है। वहीं फिलिस्तीन के लोगों का पक्ष है कि भाई हमारी ज़मीन है, जब आप प्यार से नहीं दोगे तो हमको लड़ना ही पड़ेगा। बहरहाल ये चीज़ें चलती रही। इसी दौरान जनवरी में ये डिसाइड हुआ, जब लगातार लड़ाई चलती रही, तब कई सारे देश बीच में आते, उनमें से अमेरिका भी एक था। उसने कहा कि अब सीज फायर कर लो, यानी अब जंगबंदी कर लो, आपस में लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम भी परेशान हो, ये भी परेशान है। इजराइल ने भी कहा ठीक है, हमास ने भी कहा ठीक है। फिर ये हुआ कि जंगबंदी के बाद हम लोग क्या करेंगे। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि जितने लोग एक दूसरे के आपने पकड़े हैं, लगभग सैकड़ों ऐसे इजरायली थे जिनको हमास ने पकड़ रखा था। लगभग 2,500 से 3,000 ऐसे फिलिस्तीनी हैं जिनको इजराइल ने पकड़ रखा है। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि भाई जो लोग मर गए उनका हटाओ, लेकिन जो जिंदा हैं उनको एक दूसरे की कैद से छोड़ दो और अटैक मत करना एक दूसरे के ऊपर। तो फिर ये बात हो गई। लेकिन अब यहाँ अटकलें ये थी कि इजराइल के महज सैकड़ों या फिर 100, 80, 90 के आसपास बंधक थे हमास के पास, इधर 2-3 हज़ार फिलिस्तीनी थे। तो फिर मामला बराबर कैसे हो, एक के बदले एक हो तो ठीक है, यहाँ मामला बराबर कैसे। अच्छा, यहाँ पे और दिक्कतें थी। फिलिस्तीन के अंदर इजराइल घुस गया था, गजा के अंदर उसने पॉइंट बना लिए थे। तो हमास ने कहा कि देखो सीज फायर तो हम कर देंगे, लेकिन इजराइल भी पीछे हटे, गजा के लोगों को परेशान करना बंद करे। तो हमास के कहने पे इधर इजराइल को भी पीछे हटना था। इधर इजराइल का कहना था कि हमारे ऊपर कोई अटैक ना हो, नहीं तो हम फिर मारेंगे। बहरहाल ये तमाम चीज़ें हुई, शर्तें मान ली गई, इजराइल भी थोड़ा सा पीछे हटता, उसके बाद बंधकों को आदान प्रदान शुरू किया जाता है। लगभग 33 लोग छोड़े गए, इनमें से 8 की सिर्फ डेड बॉडी थी और बाकी जिंदा थे। लेकिन इसी दौरान एक बड़ी घटना हुई। एक महिला थी जिसका नाम था सीरी बिबास, और इजराइल ने कहा था कि इस महिला की डेड बॉडी आप हमको दीजिएगा, क्योंकि ये आपके कैद में मरी। हमास से इजराइल ने कहा। पहली बार सीरी बिबास की बॉडी आई। बॉडी चूँकि कई महीने पहले की थी तो कुछ अता पता चला नहीं। जब डीएनए मैच करवाया गया तो पता चला कि बॉडी मैच नहीं हुई। इजराइल इस बात पे भड़क गया और कहा कि तुमने हमारी महिला की डेड बॉडी कहाँ छुपाई है। आनन फानन में हमास ने खोजना शुरू किया। खोजते खोजते फिर उस महिला की बॉडी मिली। बॉडी मिलने के बाद इजराइल को बॉडी जब सौंपी गई, उसके बाद जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, इसी पोस्टमार्टम ने इस हमले की पूरी कहानी लिख दी, जो हमला अभी 2 दिन पहले इजराइल ने किया। इस पोस्टमार्टम में पता चला कि इस महिला के साथ मल्टीपल टाइम रेप किया गया है। यह भी डिक्लेयर किया गया इस पोस्टमार्टम में कि इस महिला के साथ बर्बर मारपीट की गई है, इसको जलाया गया है और जितना टॉर्चर किया जा सकता था उतना टॉर्चर किया गया। यह इजराइल के डॉक्टरों का कहना है। अब वहाँ पे मैं तो गया नहीं था, या फिर कोई भारत का डॉक्टर भी नहीं है, वहाँ के डॉक्टर। यह भी हो सकता है कि भाई एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम चल रहा हो। जैसे ये बात पता चलते इजराइल को, उसके बाद उस महिला की बॉडी, उसके 2 बच्चे थे छोटे छोटे, 4 महीने का एक था, एक 8 साल का बच्चा था, उन दोनों की लाशों को गाड़ियों में डाल के सड़कों पे घुमाया गया। बाकायदा रैली निकली, फिर उनका अंतिम संस्कार हुआ। और यहीं से फिर बदला 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 इजराइल की जनता में भी था, पॉलिटिशियन में भी था। कई मंत्रियों ने और कई सपोर्टरों ने तो धमकी दे दी थी इजराइल को कि अगर आप हमला नहीं करेंगे तो हम सरकार गिरा देंगे। लेकिन इधर अमेरिका का प्रेशर था कि हमला नहीं होना चाहिए। इजराइल बस एक मौके की तलाश में था। मौका मिला दूसरे फेज की डील में। दरअसल ये जो डील हो रही थी कि इतने हम छोड़ेंगे तब आप इतना, ये अलग अलग फेज में होता था ताकि किसी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना हो, किसी के ऊपर ज़्यादा फोर्स ना हो। सेकेंड फेज जब शुरू हुआ तो हमास ने अपनी शर्तें रखी, इजराइल ने अपनी शर्तें रखी, और जानबूझ के ऐसी शर्तें अड़ाई गई ताकि ये सीज फायर कभी भी पूरी तरीके से मुकम्मल ना हो। ऐसी शर्तें जब रखी गई, हमास माना नहीं, इजराइल को मिल गया मौका। इसी के बाद 2 दिन पहले इजराइल ने अपनी पूरी ताकत से अटैक किया फिलिस्तीन के ऊपर।
इजराइल का कहना है कि हमने हमास के लीडर्स को टारगेट किया, और ये बात सही भी है कि हमास के कई सारे लीडर मारे गए। इनमें से हमास के जो इंटरनल सिक्योरिटी चीफ थे बहजत अबू सुल्तान, इनको मारा इजराइल ने, इस हमले में मारे गए। जो वहाँ के जुडिशरी मिनिस्ट्री में थे, यानी जुडिशरी मिनिस्टर वहाँ का एक पोस्ट होगा, अबू अत्रा, ये भी मारे गए। वहाँ के जो पॉलिटिकल अफेयर देखते थे अबू उबैदा, उसको भी मार दिया। साथ ही एक ग्रुप है PIJ, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद, इसके अबू हमजा को मार दिया। अबू हमजा का भाई मारा गया, अबू हमजा की बीवी मारी गई, अबू हमजा के बच्चे मारे गए, तमाम लोग मारे गए। यानी हमास की जो टॉप लीडरशिप थी, PIJ यानी फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद की जो टॉप लीडरशिप थी, इस हमले में सबको इजराइल ने ख़त्म कर दिया। लेकिन इस हमले की एक दुख भरी तस्वीर है, वो आपको दिखाता हूँ। इस हमले में जो रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि जो 413 के करीब लोग मारे गए, इनमें से 174 के करीब बच्चे हैं। ये रिपोर्ट हमास ने सौंपी है। 174 के करीब बच्चे हैं, 89 के करीब महिलाएं हैं, और 32 ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं। यानी 174 मासूम बच्चों की जान इस पूरे हमले में गई है। हालांकि इजराइल ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि इस हमले में हमें कोई दुख नहीं है, जो लोग मारे गए उनसे हमें कोई संवेदना, कोई सिंपैथी नहीं। और एक चीज़ और है, इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, इजराइल कर्ज उनका नाम है, इजराइल कर्ज ने बड़े साफ अंदाज में कहा है कि ये कोई वन डे एक्शन नहीं है। यानी मतलब बड़ा साफ है कि ये हमला कोई एक दिन का नहीं है, ऐसे हमले हम करते रहेंगे। क्योंकि पिछली बार जब इन्होंने अटैक किया था तब पब्लिक थोड़ी सी इजराइल की डिस्टर्ब थी, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था अपनी सरकार के खिलाफ कि ऐसे हमले ना करो, हमारी जान को खतरा है, तमाम चीज़ें। लेकिन जब से सीरी विवास की डेड बॉडी इजराइल के अंदर आई थी, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को इजराइल गवर्नमेंट ने जानबूझ के पब्लिक किया था कि लोगों की सिंपैथी मिल सके। उसी टाइम से जितने इजरायली हैं, लगभग 86%, एक सर्वे में पता चला कि 86% इजरायलियों का कहना था कि आप अटैक कीजिए, हमारे ऊपर अटैक होगा, हम मरने को तैयार हैं, जो होगा हम देख लेंगे, लेकिन आप अटैक कीजिए। तो नेतन्याहू की गवर्नमेंट है, नेतन्याहू को सिंपैथी मिल गई अपनी सरकार में, और फिर मौका मिल गया। अब आपके दिमाग में जो लोग अनजान हैं इस पूरी लड़ाई से, उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई फिर लड़ाई चाहता ही क्यों है इजराइल। तो यहाँ पे 2 देशों का फ़ायदा है। इजराइल के ऊपर अमेरिका का हाथ है। इजराइल को पावर देने का अमेरिका का रीज़न ये है कि अगर अमेरिका इजराइल को पावर देगा तो पहला तो अमेरिकी हथियार खूब बिकेंगे, दूसरा एक देश है ईरान, ईरान शिया है और सऊदी सुन्नी, तो शिया सुन्नी की लड़ाई यहाँ भी, और तेल का मामला है। अगर ईरान थोड़ा सा पावरफुल हो गया तो मिडिल ईस्ट पे राज करेगा, ये बात सऊदी नहीं चाहता। सऊदी सस्ते दामों पे तेल अमेरिका को देता है बदले में कि बस आप ईरान को थोड़ा सा शांत रखना, जो रहें हम ही रहें, ईरान कुछ ना होने पाए। और इजराइल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इजराइल को चाहिए ज़मीन। इजराइल का एक सपना है यहूदियों का, ग्रेटर इजराइल का। इस सपने में कुछ हिस्सा फ़िलिस्तीन का आता है, फ़िलिस्तीन तो पूरा ही आता है, कुछ हिस्सा लेबनान का आता है, कुछ हिस्सा जॉर्डन का आता है, कुछ सीरिया का, सीरिया के गोलन हाइट्स और तमाम और इलाके आते हैं, तुर्की का भी कुछ हिस्सा आता है, थोड़ा बहुत सऊदी का आता है। तो इजराइल का जो अपना सपना है, जो अपना एक एजेंडा है कि हमको ये एजेंडा पूरा करना है, हमको ग्रेटर इजराइल पूरा मुकम्मल करना है। जो नक्शा हमने बहुत पहले देखा था, जिसका ख्वाब हमने देखा था, जिससे हमारे भारत में एक बड़ा हिस्सा है जो चाहता है अखंड भारत हो, जो भी भारत के हिस्से कभी कट के निकले वो वापस आएँ। वो बात अलग है कि शायद आज के परिस्थितियों के हिसाब से लगता है कि ये चीज़ें संभव नहीं है। क्या पाकिस्तान भारत में विलय करेगा? नहीं करेगा। तो सेम इजराइल का सपना है। अच्छा, ये सपना इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का है कि भाई हमें फ़िलिस्तीन का हिस्सा लेना है तो लेना है, पब्लिक का सपोर्ट है। अच्छा, मिडिल ईस्ट में लोग वोट भी इस बात पे देते हैं कि आप अपने दुश्मन को कितना मार सकते हो। हमारे यहाँ तो कोई लड़ाई की सिचुएशन आ जाए तो सरकारें गिर जाती है, मिडिल ईस्ट में ऐसा नहीं है। आज अगर हमास सरकार गिराने की बात कर दे या फिर हमास ये कहे कि हम शांति से बात करेंगे, हमास को हटा के दूसरा ग्रुप आगे ला दिया जाएगा। नेतन्याहू अगर कह दें कि हम अमन चैन चाहते हैं, नेतन्याहू को हटा दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे यही है कि मारो और मरो, और ये चीज़ें चलती रहती हैं। खैर, तो कैसे एक महिला की डेड बॉडी आज 413 लोगों की मौत की वजह बनी, इसके बारे में मैंने आपको बताया। और किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं भी कल वीडियो में आपको बता दूँ। और थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ।
और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।